जिन साथियों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो साथियों आज मैं आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी में बायोलॉजी से ऊतक डीएनए तथा आरएनए से संबंधित 25 क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इन सभी क्वेश्चनों का जो है पीडीएफ आसानी से पा सकते हैं। तो साथियों चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया पेशी ऊतक, दूसरा हो गया तंत्रिका ऊतक और तीसरा हो गया संयोजी ऊतक और चौथा हो गया उपकला ऊतक। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संचार सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संचार सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करता है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन नंबर डी है उपकला ऊतक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संचार सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करता है, तो हमारा तंत्रिका ऊतक करता है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए है पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन सी है संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक। तो साथियों रक्त जो हमारा है ये हमारा संयोजी ऊतक है। रक्त जो हमारा है हमारा संयोजी ऊतक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। ऑप्शन ए है अस्थि यानी हड्डी, ऑप्शन बी है उपास्थि और ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है पेशी। तो साथियों मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अस्थि यानी हड्डी। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो ये हमारा अस्थि यानी हड्डी हो जाएगा। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है समर्थन और संयोजन, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है सुरक्षा और अवरोध प्रदान करना और ऑप्शन नंबर डी है गति प्रदान करना। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा और अवरोध प्रदान करना। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारी बॉडी को सुरक्षा और अवरोध प्रदान करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी को जो है ये सुरक्षा और अवरोध प्रदान करता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए है पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी है उपकला ऊतक, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी है संयोजी ऊतक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा संयोजी ऊतक। तो साथियों संयोजी ऊतक जो है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन किस ऊतक की विशेषता है। मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन किस ऊतक की विशेषता है। ऑप्शन ए है तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक और ऑप्शन सी है पेशीय ऊतक और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक। तो साथियों मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ये हमारा पेशीय ऊतक की विशेषता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन जो है हमारा ये पेशीय ऊतक की विशेषता है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि हृदय की मांसपेशियां कौन से ऊतक से बनी होती है। हृदय की मांसपेशियां कौन से ऊतक से बनी होती हैं। ऑप्शन ए है अस्थि ऊतक और ऑप्शन बी है आंतरकला ऊतक और ऑप्शन सी है हृदय पेशी ऊतक और ऑप्शन डी है उपास्थि ऊतक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा
इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेशीय ऊतक। साथियों हृदय की मांसपेशियां जो है हमारी, ये हृदय पेशीय ऊतक से बनी होती है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हृदय की जो मांसपेशियां होती है हमारी हृदय पेशीय ऊतक से बनी होती है। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, उपास्थि यानी कार्टिलेज किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक। ठीक है, ऑप्शन है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक। तो साथियों उपास्थि यानी कार्टिलेज हमारा ये उपकला ऊतक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उपास्थि यानी कार्टिलेज हमारा किस प्रकार का ऊतक है? तो ये उपकला ऊतक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्वचा का बाहरी स्तर किस ऊतक से बना होता है? ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है उपकला ऊतक और ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका ऊतक। तो साथियों त्वचा का जो हमारी बाहरी अस्तर होता है किस ऊतक से बना होता है? तो हमारा उपकला ऊतक से बना होता है। किस ऊतक से बना होता है? हमारा उपकला ऊतक से बना होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। त्वचा का जो बाहरी अस्तर होता है ये हमारा उपकला ऊतक से बना होता है, जिसे हम लोग चमड़ी भी कहते हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है मेंडल और ऑप्शन नंबर सी है डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है लेमार्क। तो साथियों डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये हमारे वाटसन और क्रिक जी ने दिया था। किसने दिया था? ये हमारे वाटसन और क्रिक जी ने दिया था। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये हमारे वाटसन और क्रिक जी ने दिया था। साथियों इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल बॉक्स जी ने। किसने देखा था? साथियों डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा था? तो ये हमारे कार्ल्स बॉक्स जी ने देखा था, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा? तो ये हमारे कार्ल्स बॉक्स जी ने देखा था। साथियों इसके अलावा भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डीएनए एंड आरएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा पौधों में जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो साथियों इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए एंड आरएनए केंद्रक के अलावा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा पौधों में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए केंद्रक के अलावा हमारा कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा पौधों में जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और भी बात अगर की जाए कि डीएनए को पहली बार किसने देखा, तो ये हमारा हो जाएगा कार्ल्स बॉक्स जी ने देखा था। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो साथियों मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। साथियों क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र भी कहते हैं। तो मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से हैं? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ऑप्शन बी है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। ऑप्शन सी है थायमिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन और ऑप्शन नंबर डी है ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, यूरासिल। तो साथियों डीएनए में हमारे कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं? तो हमारे पाए जाते हैं ATCG। इसको याद करने की ट्रिक है ATCG। ठीक है, तो ए से एडेनिन,
टी से थायमिन और सी से साइटोसिन और जे से ग्वानिन। यानी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। साथियों इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारा, इसको याद करने की ट्रिक है हमारा ATCG। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा ATCG। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से हैं, तो हमारा ATCG हो जाएगा, यानी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। ऑप्शन ए है यूरासिल, ऑप्शन बी है साइटोसिन, ऑप्शन सी है ग्वानिन और ऑप्शन नंबर डी है एडेनिन। तो सर का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यूरासिल। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, तो हमारा यूरासिल पाया जाता है। साथियों इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल और भी डीएनए में यूरासिल के स्थान पर थायमिन नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, जो कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को बनाए रखने के लिए कौन सा बंधन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन बी है आयनिक बंधन, ऑप्शन सी है सहसंयोजी बंधन और ऑप्शन नंबर डी है धात्विक बंधन। तो साथियों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को बनाए रखने के लिए कौन सा बंधन उत्तरदायी है, तो हमारा है हाइड्रोजन बंधन। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को बनाए रखने के लिए कौन सा बंधन उत्तरदायी है, तो हमारा हाइड्रोजन बंधन है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है। डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है। ऑप्शन ए है अर्ध संरक्षणीय, ऑप्शन बी है संरक्षणीय और ऑप्शन नंबर सी है बिखराव और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण रूप से नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध संरक्षणीय यानी सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षणीय। डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो हमारी अर्ध संरक्षणीय यानी सेमी कंजर्वेटिव से होती है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है आनुवांशिकी जानकारी संग्रह करना, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ऑप्शन सी है कोशिका विभाजन नियंत्रित करना और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा उत्पादन करना। तो साथियों देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरएनए जो है ये हमारी बॉडी में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा आरएनए प्रकार आनुवांशिकी जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। कौन सा आरएनए प्रकार आनुवांशिकी जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। तो ऑप्शन ए है टीआरएनए, ऑप्शन बी है आरआरएनए, ऑप्शन सी है एमआरएनए और ऑप्शन नंबर डी है एचएनआरएनए। तो साथियों देखिए कौन सा आरएनए प्रकार आनुवांशिकी जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है, तो हमारा एमआरएनए यानी जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो साथियों इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा आरएनए प्रकार आनुवांशिकी जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है, तो हमारा एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। ट्रांसलेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन सी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये हमारा है प्रोटीन संश्लेषण से। ठीक है, ये किससे संबंधित है, प्रोटीन संश्लेषण से। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि आरएनए में कितने प्रकार होते हैं। आरएनए में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो साथियों बात करें अगर हम आरएनए में कितने प्रकार होते हैं तो आरएनए में हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है हमारा एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, और दूसरा है हमारा टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए। वही बात करेगा तीसरा की, तो तीसरा हमारा है आरएनए, आरआरएनए, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आरआरएनए। देखिए आरएनए में हमारे कितने प्रकार होते हैं तो आरएनए में हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और तीसरा हमारा हो गया ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए कहते हैं, और चौथा हो गया हमारा आरआरएनए जिसको हम लोग राइबोसोम आरएनए कहते हैं, राइबोज आरएनए कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूसरा हो गया टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और तीसरा हो गया हमारा आरआरएनए जिसको हम राइबोज आरएनए कहते हैं। तो साथियों इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण को रोकना, और ऑप्शन सी है डीएनए को संश्लेषित करना, और ऑप्शन नंबर डी है कोश का विभाजन करना। तो देखिए ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये हमारे इसका मुख्य कार्य जो है अमीनो एसिड को जो है ये राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्या करता है? ये अमीनो एसिड को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है। आरएनए जो है हमारा टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हमारे अमीनो एसिड को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसको आप लोग हमेशा रखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है? कौन सा न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है? ऑप्शन ए है केवल डीएनए, ऑप्शन बी है केवल आरएनए, ऑप्शन सी है डीएनए एंड आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो डीएनए और ना ही आरएनए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल डीएनए, ठीक है। क्या है? केवल डीएनए। केवल डीएनए जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। दोस्तों ये बात अगर आरएनए की करें तो आरएनए जो हमारा ही हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ का कार्य पूछे तो ये हमारा हो जाएगा केवल डीएनए, ठीक है। इसको आप लोग हमेशा रखिएगा, केवल डीएनए, ठीक है। तो साथियों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है रेखीय यानी लाइनर, ऑप्शन बी है वृत्तीय यानी सर्कुलर, और ऑप्शन नंबर सी है सर्पिल यानी स्पाइरल, और ऑप्शन नंबर डी है तिरछा यानी ऑब्लिक्यू। तो साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाए कि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा हो जाएगा वृत्तीय यानी सर्कुलर। क्या हो जाएगा? वृत्तीय यानी सर्कुलर। मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा होता है वृत्तीय यानी सर्कुलर। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा।